नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी ऐप में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और राजस्थान की हिस्ट्री में मेवाड़ के गोहिल एवं सिसोदिया राजवंश को पढ़ रहे थे, तो फटाफट से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने गोहिल वंश में किसको पढ़ा था? गोहिलादित्य को, सन ऑफ शिलादित्य, सन ऑफ पुष्पावती, जिसे गोहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद आया बापा रावल उर्फ कालभोज। कालभोज को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है सर। उसके बाद हमने अल्लट यानी आलू राजा को पढ़ा। आलू राजा के बाद जत्र सिंह को पढ़ा। जत्र सिंह के बाद तेज सिंह को पढ़ा। तेज सिंह के बाद समर सिंह को पढ़ा। समर सिंह के बाद करण सिंह और रतन सिंह को पढ़ा। करण सिंह नेपाल चला गया और रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के प्रथम साके में 1303 अगस्त 1303 में मार दिया, ठीक है। पद्मिनी वाली स्टोरी, वहां पे जाके गोहिल वंश हो जाता है समाप्त। उसके बाद सर जो किला था चित्तौड़गढ़ का, वो किसके हाथ में आ जाता है? खिरिज खां, और उसका नाम हो जाता है खिरजाबाद। खिरिज खां से 1326 में खिरिज खां के बाद वो किला सोनगरा चौहान मालदेव सोनगरा को सौंप दिया जाता है और 1326 में उसके पुत्र बनवीर से सिसोदिया राजवंश का एक वारिस था, उसका नाम क्या था? राणा हम्बीर। उस प्रतापी राजा ने बनवीर की हत्या करके, वध करके चित्तौड़गढ़ पर अपना आक्रमण अधिकार कर लिया और धीरे धीरे संपूर्ण मेवाड़ पर प्रभुत्व जमा लिया। राणा हम्बीर के बाद हमने क्या पढ़ा था? राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह उर्फ खेता। राणा हम्बीर में हमको याद रखना है, राणा जो अंतिम राजा था गोहिल, वो कौन था? रतन सिंह। रतन सिंह कब से कब तक था? 1302 से 1303 तक। और 1326 में राणा हम्बीर छुड़ा लेते हैं, 1326 से 1364। राणा हम्बीर के बाद आता है राणा क्षेत्र सिंह, जिसका नाम क्या था? खेता। क्षेत्र सिंह उर्फ खेता। और उसकी एक पासवान थी। कौन थी? पासवान थी। पासवान मीन्स रानी के साथ पहले क्या था? दासियां आती थी, वो भी पटरानियों की तरह ही होती थी, यानी रानी की अनुपस्थिति में सभी कर्तव्यों का निर्वहन पटरानियां करती थी। तो उसकी पटरानी से दो पुत्र पैदा हुए और एक का नाम था चाचा, एक का नाम था मेरा, ठीक है। इतना ही याद रखना है। चाचा मेरा किसके पुत्र थे? जो चित्र सिंह उर्फ खेता था उसकी पटरानी यानी पासवान यानी उपपत्नी के, ठीक है। और मालवा और मेवाड़ के संघर्ष का सूत्रपात भी उसी ने किया, ठीक है। और उसके बाद सर हमने पढ़ा राणा लाखा। राणा लाखा जावर माइंस हुई थी उसके टाइम पे, मैंने आपको बताया था। और रावचूड़ा ने अपने पुत्र रणमल को भेजा कि अपनी बहन हंसाबाई के लिए रिश्ता लेके जा, राणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा के लिए। लेकिन वो स्टोरी मैंने आपको बताई थी और भूलवश वो शादी किससे होती है? बूढ़े राणा लाखा से। और कुंवर चूड़ा प्रतिज्ञा लेता है कि मैं कभी भी मेवाड़ के सिंहासन के लिए ना युद्ध करूंगा, ना ही अपना हक मांगूंगा, ना ही गद्दी पर बैठूंगा। तो गद्दी पर कौन बैठता है? राणा लाखा और उसकी जवान पत्नी थी, और राणा लाखा बूढ़ा था, उनसे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था मूकल। राणा मूकल बैठता है। लेकिन इतिहास में कुंवर चूड़ा को, नॉट रावचूड़ा, कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह या मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब देखिए राणा मूकल आ जाता है, तो राणा मूकल की हत्या कौन करता है? राणा क्षेत्र सिंह के जो उपपत्नियों से पुत्र थे, क्या क्या, चाचा और मेरा, वो इस मूकल की हत्या कर देते हैं। मूकल की हत्या के बाद मूकल का पुत्र राणा कुंभा, बड़ा ही प्रतापी राजा था, वो आता है और राणा कुंभा चाचा और मेरा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेता है, ठीक है। तो आज कुंभा ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ भी पढ़ेंगे। तो चलिए मूकल से शुरू करते हैं। यानी राणा लाखा की जो पत्नी है अब कौन है? हंसाबाई। और हंसाबाई से एक पुत्र पैदा होता है मूकल। और जबकि राणा लाखा का ऑलरेडी एक वरिष्ठ ज्येष्ठ पुत्र था, उसका नाम क्या था? कुंवर चूड़ा, राजस्थान का भीष्म पितामह। लेकिन गद्दी पे कौन बैठेगा?
कुंवर चूड़ा नहीं बैठेगा, राणा मोकल बैठेगा। हंसाबाई का पुत्र राणा मोकल बैठ गया गद्दी पे, तो राणा मोकल आ गया सर गद्दी पे, राणा मोकल। तो राणा मोकल की बात करें तो 12 साल के समथिंग इसने राज किया, 1421 से 1433 के लगभग, ठीक है। इसने विष्णु मंदिर द्वारकानाथ का निर्माण करवाया एवं इसने समिद्धेश्वर यानी त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। राणा खेताकी पासवान पुत्र, यहां पे मैंने आपको बता दी राणा खेता माने राणा चित्र सिंह, जो राणा हम्बीर का पुत्र था, उसकी पासवान पुत्र थे चाचा और मेरा नाम के, उन्होंने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो इसका ज्यादा कुछ है नहीं। राणा मोकल के दरबार में मना, फना, विसल जैसे शिल्पी, भट्ट, विष्णु, योगेश्वर जैसे प्रकांड विद्वान थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस मेवाड़ शासक के दरबार में मना, फना, विशल जैसे शिल्पी उपस्थित थे? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, राणा मोकल, ठीक है। अब आ गया सर राणा मोकल का पुत्र राणा कुंभा, क्या है इसका नाम? राणा कुंभा। 1433 तक इसने राज किया, 1433 से 1468 तक कौन राज करेगा? राणा कुंभा। सर राणा कुंभा की इतनी उपाधियां हैं, बहुत सारी उपाधियां हैं, बहुत सारे उपनाम उपाधियां हैं इसकी, तो सब पे एक निगाह रहनी चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कम से कम हमें उपाधियां याद नहीं है, पर यहां पढ़ के और थोड़ा सा भी ध्यान रहा तो हम टिक कर देंगे, ठीक है। सर देखिए, हाँ ये राणा मोकल का पुत्र है। सिसोदिया वंश में क्या लगाते हैं? राणा। क्या लगाते हैं? राणा। गोयल वंश में रावल, ठीक है। मोकल का पुत्र उपाधि है राणो रासो, राजगुरु, ठीक है। यानी राजगुरु मीन्स, राजगुरु तो समझ गए होंगे आप, दान गुरु, दान करने में भी गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, छाप गुरु यानी छापामार पद्धति से युद्ध करने में काफी महारत हासिल था इसको। नरपति यानी सेना का पति, अश्वपति घुड़सवार सेना का पति, गजपति हाथी सेना का पति। हिंदू सुल्तान, अभिनव भारताचार्य यानी संगीत का महान विद्वान होने का, राव राय, राणे राय, चाप गुरु, राय रायन। तो ये सारे आपको उपनाम एक बार माइंड में याद रखना है इनको, क्योंकि ये हिंदू सुल्तान वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्न में से किस मेवाड़ शासक को हिंदू सुल्तान की उपाधि मिली थी? या फिर एक तरफ चार उपाधियां दे देगा, एक तरफ 4 सुल्तान दे देगा, यानी एक उपाधि दे दी फरजंद, एक दे दी ये अपन को हिंदू सुल्तान, एक दे दी मिर्जा राजा की, ठीक है, एक दे दी सवाई की। तो वो मैच करेगा तो आप इजीली मैच कर पाओगे। वैसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना 99% केसेस में अगर आपने एक पकड़ लिया तो पूरा सॉल्व हो जाता है, और 1% केस में आपको 2 पकड़ने होते हैं, तो पहले एक पकड़ लो फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करो तो वो भी पकड़ में आ जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें देखिए उपाधियों में महत्वपूर्ण बता दूं, किस मेवाड़ शासक को राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, छाप गुरु की उपाधियां मिली थी? इतना ही पूछेगा, पूरा थोड़ी लिखेगा। तो अपन को याद आएगा कुंभा, ठीक है। या फिर वो आपसे ऐसा पूछेगा अभिनव भारताचार्य की उपाधि, या फिर वो आपसे हिंदू सुल्तान ही पूछेगा, ये अश्वपति, नरपति, गजपति नहीं पूछेगा तुझसे, ठीक है सर, इतना ही ठीक है। कुंभा ने सर्वप्रथम अपने पिता यानी राणा मोकल के हत्यारे कौन थे? चाचा और मीरा। किसके पुत्र थे? राणा खेता की पासवान के पुत्र थे। उनको मौत के घाट उतारा, उनका वध कर दिया, और उनके और जोधा के बीच में, जोधपुर वाले के में बीच में जो लड़ाइयां चल रही थी, तो उस लड़ाई को समाप्त कैसे किया? जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र के लिए कर दिया, तो वो जो दुश्मनी थी वो खत्म हो गई। और वैसे इसकी जो राणा कुंभा की जो दादी थी, कौन? हंसाबाई। वैसे हंसाबाई ने जोधा और कुंभा के बीच में संधि कराई थी, ठीक है, जिसको आंवला बावला संधि कहते हैं, ठीक है, वो याद रखना है आपको, बस और कुछ नहीं है। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रणमल से कर शत्रुता समाप्त की। आंवला बावला संधि कहते हैं इसको, ठीक है। सारंगपुर का युद्ध, एक मैंने आपको सिंगोली का युद्ध पढ़ाया था इससे पहले, तो युद्धों का क्या करना है आपको, एक पेज पे युद्ध वर्ष किस किस के मध्य, युद्ध वर्ष किस किस के मध्य, ऐसे लिख लेना, ठीक है। सारंगपुर का युद्ध है, ये किस किस के बीच में होता है?
ये मालवा के मोहम्मद, सुल्तान मोहम्मद और इस कुंभा के बीच में होता है, जिसमें कुंभा भी जीत जाता है, वो भी जीत जाता है। तो स्टोरी बताऊंगा। तो ये अपना आ गया 1437 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1437 में युद्ध हुआ था सारंगपुर का। कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी, इस महमूद खिलजी को महमूद शाह भी कहते हैं, कई जगह इसको मोहम्मद शाह भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको उपनाम इसका महमूद शाह भी याद रखना है आपको। कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुआ युद्ध में कुंभा विजयी हुआ, ऐसा तो हमें जो विजय स्तंभ पर प्रशस्ति लिखी है उससे ज्ञात होता है। लेकिन ये जो है आपका सुल्तान, ये सुल्तान भी क्या करता है, एक मीनार बनवाता है विजय के उपलक्ष्य में। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि वो जीता था तो उसने विजय स्तंभ बना दिया, ये जीता तो इसने विजय स्तंभ बना दिया। ठीक है सर। तो देखिए, मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुआ युद्ध में कुंभा विजयी हुआ, ऐसा कुंभा ने। ठीक है, तो कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में क्या किया, जैसे आमिर के जय सिंह द्वितीय के पुत्र थे जो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के। तो ईश्वरी सिंह माधो सिंह में आपको याद रखना, वो राजमहल टोंक का युद्ध बताया था मैंने, बगरू का युद्ध बताया था, और आगे चल के माधो सिंह का बटवाड़ा का युद्ध बताया था मैंने आपको। उसी प्रकार ईश्वरी सिंह ने जब माधो सिंह को हराया तो ईसरलाट विजय के उपलक्ष्य में एक मीनार बनवाई, जिसको क्या कहते हैं, ईसरलाट या सरगासूली, उसको याद रखना। ठीक है, हाँ। तो इस विजय स्मृति में कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु को अर्पित करके एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, और विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से स्टार्ट हुआ, 1448 तक चला। कोई फिक्स डेट नहीं है कि कब हुआ। ठीक है, तो 1440 से 1448 के मध्य राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का क्या करवाया, निर्माण करवाया। कहां पे करवाया? चित्तौड़गढ़ में करवाया। चौड़ाई की बात करें 30 फीट है, ऊंचाई की बात करें 122 फीट है, मंजिल की बात करें 9 मंजिलें, अर्पित की बात करें भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, कर्नल टॉड ने कहा कि ये कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है, और फर्ग्यूसन, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने कहा ये रोम के टार्जन से भी, ये रोम के टार्जन के समान है। ठीक है, और 1947 में सर्वप्रथम इसी इमारत पर डाक टिकट जारी हुआ। तो कुछ फैक्ट हैं जो हमको विजय स्तंभ से याद रखने हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट गलत पढ़ाते हैं, गलत पढ़ लेते हैं। हमेशा याद रखना, विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है। वो आपको विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का अंतर ना बताते हुए एक ही पढ़ा देते हैं, विजय स्तंभ / कीर्ति स्तंभ। देखिए, विजय स्तंभ की बात कर रहा हूं मैं, तो 42 से 48 के मध्य हो रहा है निर्माण, जबकि कीर्ति जो स्तंभ है वो 1460 में निर्माण होता है उसका, वो 7 मंजिल है। ठीक है, तो देखिए, इस विजय स्मृति में आराध्य देव विष्णु को अर्पित विजय स्तंभ 1440 से 48 के मध्य चित्तौड़गढ़ में करवाया, जबकि कीर्ति स्तंभ में वो 1460 में होता है। ठीक है, तो ये आपको 8 साल इसके निर्माण में याद रखनी है। इसके स्थापत्यकार कौन थे? जैता नापा पूंजा। कौन थे? जैता नापा पूंजा इसके कौन थे? स्थापत्यकार थे, यानी इसके मिस्त्री थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया, बनाया। ठीक है, हाँ। और इस पर जो प्रशस्ति लिखी, वो प्रशस्ति किसने लिखी? कवि अत्रि ने लिखी। किसने लिखी? कवि अत्रि ने लिखी। इसका एक पुत्र था महेश, तो कवि अत्रि इस पे तो प्रशस्ति लिख देता, लेकिन आगे चल के 1460 में जो कीर्ति स्तंभ बनेगा उसकी कीर्ति स्तंभ पर प्रशस्ति अत्रि लिखता है, लेकिन मर जाता है, तो इसका बेटा जो महेश है वो पूरी करता है उसमें। ठीक है, हाँ। तो कहां पे थे हम? हाँ, इस पर लिखी प्रशस्तिकार कौन है? कवि अत्रि था। इस विजय स्तंभ में 9 मंजिलें। कितनी मंजिलें? 9 मंजिलें। इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। बहुत ही 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पकड़ लो इसको, पकड़ लो इसको, घोल के पी जाओ। निम्न में से किस इमारत को भारतीय स्थापत्य कला का मूर्ति कोश कहा जाता है? अब सर उसमें आपको रणकपुर के जैन मंदिर दे दे, वरहा मंदिर दे दे, है ना, तारागढ़ दुर्ग दे दे, कुंभलगढ़ दुर्ग दे दे, अचलगढ़ दुर्ग दे दे, वो आपको विजय स्तंभ दे दे, वो आपको ईसरलाट दे दे, वो आपको आमेर के महल दे दे, आमेर दुर्ग दे दे, कुछ भी दे दे, तो आपको याद रखना है कि क्या याद रखना कि जो हमारा विजय स्तंभ है इसको भारतीय
मूर्तिकला का कोष कहा जाता है। ठीक है सर, विश्वकोश। ठीक है। दूसरी ओर महमूद खिलजी यानी महमूद शाह ने भी खुद को विजयी माना इस युद्ध में। सारंगपुर के युद्ध की बात कर रहे हैं 1437, तो इसने भी खुद को विजयी माना। कुंभा अपने आप को विजयी मान रहा है, ये अपने आप को मान रहा है। इस बंदे ने भी एक मीनार खड़ी करवा दी 7 मंजिल। ठीक है। और उसने भी मांडू में 7 मंजिल मीनार बनवा दी। ठीक है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से किया। किसकी? इस महमूद शाह वाले की नहीं, विजय स्तंभ वाले की तुलना की है फर्ग्यूसन। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना विजय स्तंभ की, राणा कुंभा वाले विजय स्तंभ की तुलना किससे की है? रोम के टार्जन से की है। कर्नल टॉड ने इसको दिल्ली की कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। ठीक है। टॉड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया। ये पहली इमारत है जिस पर 1949 में डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है सर। ये 30 फीट चौड़ा है। क्या विजय स्तंभ की चौड़ाई की बात करें, है ना, विड्थ की बात करें तो 30 फीट है, और हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 122 फीट है। 9 मंजिल हैं। ठीक है। इस पर 90 लाख रुपया खर्च हुआ था उस जमाने में। तो ये तो खैर 90 लाख रुपए मायने रखता था। ठीक है। जैसे लाख थोड़े से रुपए में भी लाख कह देते हो, है ना, या फिर खुश होकर बांट दिए हो शिल्पकारों को, इनको वो खर्चा काउंट करे 90 लाख बता दिया हो। 90 लाख रुपए तो बहुत होता होगा उस टाइम पे। ठीक है। खैर छोड़िए, 90 लाख रुपए खर्च हुए और 1949 में पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। अब सर मैंने आपको बताया विजय स्तंभ, तो वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना किस विजय के उपलक्ष्य में की गई? तो सारंगपुर युद्ध मिलेगा ऑप्शन में, टटाक ओके कर देना सारंगपुर। ठीक है। हाँ, अब आ जाओ कीर्ति स्तंभ पर। तो कीर्ति स्तंभ जैसे मैंने बताया आपको कि विजय स्तंभ था वो 1440 से 1448 याद रखना है, जबकि ये 1460 में बना जो कीर्ति स्तंभ है। ठीक है। कीर्ति स्तंभ ये 1460 में बना। ये 7 मंजिला है। इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा है। लेकिन मेरे कुछ साथी लोग हैं जो स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि वो इस अरबी अल्लाह को किस में, विजय स्तंभ में जोड़ देते हैं, जो कि गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसकी प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि थे। ऊपर वाली के भी कवि अत्रि थे, लेकिन इस कवि अत्रि मर जाते हैं इस वाली में, 1460 वाली कीर्ति स्तंभ में। तो इनका पुत्र था बहुत ही विद्वान महेश, वो इस प्रशस्ति को पूरी करता है। अब ये राणा कुंभा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो, सांगा हुआ, महाराणा प्रताप हुआ, राणा कुंभा हुआ, जयद्रथ सिंह हुआ और रतन सिंह हुआ, अपना राणा हम्बीर हुआ, यही मेवाड़ में इंपोर्टेंट। तो इसमें काफी कुछ पढ़ना है आपको राणा कुंभा में। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, पॉज का बटन दबाइए वीडियो में, नोट कर लो। उसके बाद ये क्लास कंटिन्यू है। राणा कुंभा आज खत्म करके ही अपन सोएंगे। ठीक है। और फिर मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। एंड में रिवीजन करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। तो फटाफट से लिख लीजिए इसको, पॉज कर लो, लिख लो। तो दोस्तों राणा कुंभा को कंटिन्यू करते हैं। 1433 से 1468 तक हमारा राणा कुंभा है, और फटाफट से एंड में रिवाइज करा दूंगा इस पूरे को। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे। तो अब पिछली वीडियो में हमने देखा था इसका जो पुत्र था उदयकरण, उसने इसकी हत्या कर दी थी अपने पिता की, तो उसको मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। मुझे फटाफट से बताइए कि जब मैंने आपको चौहान राजवंश पढ़ाया था अजमेर का, तो वहां पे पितृहंता कौन था? कमेंट करके बताना, है ना। तो देखिए, उसके बाद सबसे पहले हमने इसमें सारंगपुर और आबला बाबला की संधि पढ़ी, सारंगपुर का युद्ध पढ़ा, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं चंपानेर संधि की। इसके इस तरफ मालवा है, इस तरफ गुजरात है। ठीक है। किसके? इसके मेवाड़ के। तो हम पढ़ रहे हैं मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन ने क्या किया, सलाह बना ली। ठीक है। इन्होंने कहा यार हम दो मुसलमान होकर ये बीच में मेवाड़ है, इसको साफ कर सकते हैं अगर हमें एकता हो। तो दोनों ने मिलकर आक्रमण किया मेवाड़ पर, और मेवाड़ पर आक्रमण किया तो इसने बड़े बुद्धि से काम लिया, इसने उनको धनराशि देकर वापस कर दिया। ठीक है। लेकिन ये जो संधि होती है ये बाद की बात है, पहले इसको समझो। इनमें मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन की संयुक्त सेना आकर मेवाड़ पर आक्रमण करती है। तो जो विजय स्तंभ प्रशस्ति है वो तो बताती है कि ये जीता था कुंभा, लेकिन फरिश्ता लिखता है
कि कुंभा जीता नहीं था, कुंभा युद्ध ही नहीं करना चाहता था, उसने कहा पैसे चाहिए पैसे ले जाओ, चांदी चाहिए चांदी ले जाओ, सोना चाहिए सोना ले जाओ। तो इसने सोने की जो या चांदी की जो भी सिक्के वगैरह चलते हैं वो धनराशि देकर उनको संधि कर ली उनसे, ठीक है। तो इसको चंपानेर संधि याद रखते हैं। जब चंपानेर संधि की सन आए तो महात्मा गांधी का एक सिस्टम जो देश आजादी के टाइम का, उस वहां से लिंक मत कर देना इसको, ठीक है। मृत्यु की बात करें 1468 में इसके पुत्र उदा ने हत्या कर दी। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं, राजा। अब देखिए उदा हत्या कर देता है, लेकिन वहां के जो सामंत थे और मंत्री थे वो उदा के खिलाफ हो गए, और उधर उदा का भाई था जो कौन, रायमल, ये उदा के पीछे पड़ जाता है, उदा भाग लेता है, उदा भाग जाता है, ठीक है। और उसके बाद राजा कौन बनेगा, रायमल बनेगा, ठीक है। वो बात की बात है। कुंभा का काल राजस्थान स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत 1000% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जबकि भारत में सांझा का काल स्वर्ण काल है। कौन सा काल, सांझा ने जब शासन किया था भारत में, तो सांझा के टाइम का जो स्थापत्य था उसको स्वर्ण काल कहते हैं, जबकि यहां पे किसको कह रहे हैं अपन, कुंभा के काल को राजस्थान स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कह रहे हैं। भारत की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल सांझा का समय है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद लिखी थी, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग राणा कुंभा ने बनवाए, जिसमें से कुछ दुर्ग याद रख लेना। बसंती दुर्ग सिरोही में, बैराट दुर्ग भीलवाड़ा में, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, सबको पता है। भौमट दुर्ग बाड़मेर, ये पूछा जा चुका है, भौमट दुर्ग कहां पे। मचान दुर्ग मेरों से आक्रमण से बचने के लिए, मेरों के आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है। मंदिर कुंभा स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़, मीरा मंदिर जिसको एकलिंगनाथ जी एकलिंग मंदिर भी कहते हैं, श्रृंगार चौरी का मंदिर, ठीक है। 1439 में एक जैन श्रेष्ठी था धनरक, उसने क्या किया, रणकपुर के जैन मंदिर बनाए पाली में जो स्थित हैं। तो रणकपुर के जैन मंदिर कहां स्थित हैं, पाली में। किसने बनवाए, जैन श्रेष्ठ धनरक ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये जो जैन मंदिर है रणकपुर का जैन मंदिर, इसमें 1444 खम्भे, शिल्पी देवपाक था, इसे त्रिलोक दीपक खम्भों का वन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है आपको। साहित्य की बात करें तो संगीत राज जो कि 9 भागों में, संगीत मीमांसा, सूर्ण प्रबंध, ये इसने लिखी स्वयं ने। जबकि इसके समय में कामराज, रतिराज, सुधा प्रबंध, राजवर्णन, संगीत सुधा, और इसने और क्या लिखा, इसने 1, 2, 3 के अलावा और क्या लिखा, गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिया। टीका लिखना अलग चीज है, पहले से बनी हुई पुस्तक पर टीका लिखना। संगीत रत्नागर की टीका लिखी, ठीक है। संगीत पे आ जाओ, कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। मंडन शिल्पी ने, जो इसका जो शिल्पी था मंडन, वो बहुत ही विद्वान आदमी था, उसने बहुत सारे शास्त्र लिखे। देखिए रूप मंडन लिखा, वेद मंडन, सुकून मंडन, दिव्य मूर्ति प्रकरण, मूर्ति मंडन, वास्तु मंडन, राजा प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन, वैद मंडन, शकुन मंडन, राजवल्लभ मंडन। तो मंडन शब्द लग गया तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कुंभा के टाइम का मंडन है ये, ठीक है। लेकिन इसमें देव मूर्ति प्रकरण पे मंडन नहीं लगा, तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। अब ये कहानी खत्म हो जाती है राणा कुंभा की। राणा रायमल आ जाता है 1468 से 1509। कौन सा रायमल, यही उदा को जो भगा देता है। पिता की हत्या के बाद उदा से जो राजगद्दी है वो रायमल ने छीन ली, ठीक है, क्योंकि मंत्री सब रायमल की तरफ हो गए। रायमल ने राम शंकर समया संकट, एक तो राम नाम का तालाब, एक शंकर नाम का तालाब, एक समया संकट नाम का तालाब, और इसकी जो पत्नी थी श्रृंगार देवी। अब मुझे कोई बता सकता है श्रृंगार देवी कौन है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। कुंभा के डर से जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह इसके पुत्र रणमल से कर दिया था, वो है ये, ठीक है। इसने घोसुंडी बावड़ी बनवाई। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, मुझे कमेंट करके बताना। मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया था घोसुंडा बांध कहां पर है, ठीक है, किस नदी पर स्थित है। अब इसके बाद आएगा राणा सांगा 1509 से 1527, जिसको अपन कल पढ़ेंगे। इसको आराम से लिख लेना, पॉज करके फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले अगर अपन मेवाड़ के गोहिल और सिसोदिया वंश की बात करें तो 567 से 568, और गोहिलादित्य उसका संस्थापक था। उसके बाद आ जाता है अपना बप्पा रावल यानी कालभोज, उसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। उसके बाद अल्लट आ जाता है, आलू राजा। उसके बाद कौन आ जाता है, जत्र सिंह। जत्र सिंह के बाद तेज सिंह। तेज सिंह के बाद समर सिंह। समर सिंह के 2 पुत्र थे, करण सिंह नेपाल चला गया, रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के 1303 अगस्त 1303 के साके में मारा गया।
पद्मिनी मलिक मोहम्मद जैसी 1540 में लिखी गई फारसी लेख जो मिलता है चित्तौड़गढ़ की तलहटी में, उसमें अलाउद्दीन को क्या बताया गया है? सूरज और ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक। ठीक है सर। उसके बाद इसका गोहिल वंश का समाप्त हो जाता है और खिरिज खां को सौंप दिया जाता है किला और खिरजाबाद नाम रख दिया जाता है। उसके बाद ये किस पे आ जाता है? सोनगरा पर आ जाता है, मालदेव सोनगरा पर। मालदेव सोनगरा पर आ जाता है और उसका एक पुत्र था बनवीर। बनवीर से छीन लेता है राणा हम्बीर, जो किस वंश का है? सिसोदिया वंश का। और 1326 में छीन कर वहां पर स्थापना कर देता है सिसोदिया राजवंश की मेवाड़ में, 1326 से 1368। ठीक है। और राणा हम्बीर के बाद आ जाता है अपना राणा क्षेत्र सिंह और खेता, जिसने सूत्रपात किया था मालवा के और मेवाड़ के बीच युद्ध का। ठीक है। उसके बाद सर हमारा आ जाता है अपना राणा लाखा, जाबर माइंस आ जाती है उसके टाइम पे, और वो रागचूड़ा वाली भीष्म पितामह वाली स्टोरी आ जाती है। ठीक है। उसके बाद सर हमने क्या पढ़ा? राणा लाखा के बाद हमने क्या पढ़ा? राणा लाखा के बाद हमने क्या पढ़ा? राणा लाखा और हंसाबाई से पुत्र होता है मोकल। मोकल पढ़ा, और मोकल का एक पुत्र होता है लोकल, यानी जिसका नाम क्या है? कुंभा। राणा कुंभा आ जाता है और राणा कुंभा की हत्या कौन कर देता है? उसका पुत्र उदा कर देता है। दूसरा पुत्र है जो रायमल, वो राजगद्दी पर बैठता है। रायमल के बाद कौन आएगा? राणा सांगा। इसी के साथ मैंने सब कुछ रिवाइज करा दिया। फिर मिलता हूं आपसे नई वीडियो में कल। तब तक फ्लुएंट ऐसे ही आपको क्रम याद होना चाहिए। अगर क्रम याद है तो इसके अंदर के क्वेश्चन आपसे गलत हो ही नहीं सकते। फिर मिलता हूं आपसे। बताइए वीडियो कैसी लगी।